स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सीवीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, हम बीते 8 वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने 3 रास्ते चुने। एक, आधुनिक तकनीक का रास्ता, दूसरा मूल सुविधाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य और तीसरा आत्मनिर्भरता। आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर जोर लगा रहे हैं। उससे घोटालों का स्कोप भी समाप्त हुआ है। राइफल से लेकर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक आज खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा और इसी कमिटमेंट के साथ आपने सतर्कता को लेकर जागृति का ये अभियान चलाया है। इस बार आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी और सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर और 17 नवंबर माफ कीजिएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। फिर 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे। तो गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया। लश्कर तैयबा के आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक आरिफ को 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। इनमें एक संतरी था और 2 राजपूताना राइफल्स के जवान। 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हमला हुआ था। क्रिकेट सट्टे पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। क्रिकेट सट्टा कारोबारियों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। एक साथ 40 ठिकाने हैं देश भर में जहां आयकर ने रेड की है। बीकानेर के सट्टा कारोबारी के यहां भी छापा पड़ा है। बीकानेर, नोखा और जोधपुर, इन 3 जगहों पर प्रदेश में कार्रवाई चल रही है आईटी की। सटोरिया सुखदेव चायल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग इस कार्रवाई को कर रही है। बड़े पैमाने पर सट्टे की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। 12 और 13 नवंबर को यह बैठक होगी झुंझुनू में। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने इस संबंध में झुंझुनू का दौरा किया।
12 नवंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। अरुण सिंह, सतीश पूनिया, विजया राहटकर बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस के नए मुखिया की। डीजी इंटेलिजेंस रहे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी होंगे। मौजूदा डीजीपी एमएल लाठर आज रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उमेश मिश्रा कार्यभार संभालेंगे। 1989 बैच के आईपीएस उमेश मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1992 से 94 तक एएसपी रामगंज के पद पर कार्य किया। इसके बाद चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे। 1999 से 2005 तक दिल्ली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज संभाला। वहीं आरपीए ग्राउंड में डीजीपी लाठर की विदाई परेड का आयोजन हुआ। बता दें, नवनियुक्त डीजीपी उमेश मिश्रा आज पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर पीएचक्यू में एमएल लाठर उमेश मिश्रा को डीजीपी का चार्ज सौंपेंगे। मैं समझता हूं कि पूरे कार्यकाल में जो भी काम हमने किए हैं वो बिना हमारे जो पुलिस बल है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आप ऊपर से प्लान करते हो, एक्सक्यूट करते हो, लेकिन ग्राउंड पे तो यही लोग लागू करते हैं। जिंदगी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच में जो एक पेंडुलम है वो छूटता रहता है। कोशिश हर किसी की यही रहती है कि हम चीज़ों को व्यवस्थित करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण ऐसे आ जाते हैं जिससे वो अव्यवस्थित हो जाता है। और जो पुलिस का काम है वो समाज को व्यवस्थित करने का है। इसमें सभी का प्रयास यही रहता है कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल पुष्कर मेले की। पर्यटन विभाग की ओर से देसी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज मेला मैदान में पतंग उत्सव का आयोजन हुआ। पहली बार मेला मैदान में पतंग उत्सव मनाया गया, जिसके लिए खास डिजाइन की पतंगें मंगवाई गईं। पक्षियों का खास ख्याल रखते हुए मांझे का प्रयोग नहीं किया गया। अलग अलग रंगों की सामान्य डोर के साथ उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में देसी और विदेशी मेहमानों ने पतंग उत्सव का लुत्फ उठाया। पुष्कर मेला के तहत जो विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें आज मेला ग्राउंड में काइट फेस्टिवल अर्थात पतंग उत्सव का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इसमें हमने बाहर से करीबन 250 पतंगे और 50 विशेष पतंगे, विशेष जो डिज़ाइन की पतंगे हैं वो मंगवाई हैं। इसके अलावा हमने एक नवाचार करते हुए जो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया है इस पतंग उत्सव में सहभागी बनने के लिए, अपने सपनों को रंग देने के लिए। और इसमें तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने जो है पंछियों को कोई हानि ना हो, इसलिए मांझे का प्रयोग नहीं हो, चाइनीज किसी भी तरह का डोर का प्रयोग नहीं किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी लोगों के पारंपरिक लोक नृत्य धीमसा का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ डांस किया। इससे पहले भी राहुल गांधी तेलंगाना के गोलापल्ली में बतुकम्मा नृत्य करते नजर आए थे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, हमारे आदिवासी हमारी कालातीत संस्कृतियों और विविधता के भंडार हैं। कोम्मू कोया आदिवासी नर्तकियों के साथ मैचिंग स्टेप्स करते दिखे। उनकी कला उनके मूल्यों को व्यक्त करती है, जिनसे हमें सीखना और संरक्षित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को चेन्नई पहुंची। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन के भाई के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में पहुंची तो यहां भव्य स्वागत हुआ। परंपरागत ढाक बज रहा था। ममता बनर्जी ने ढाक बजता देख मुस्कुराते हुए रुकी।
और गौर से देखा। फिर ममता ने अपने हाथ से मोबाइल बगल में मौजूद उनके निजी सहायक को पकड़ाया और छड़ी लेकर खुद ढाक बजाने लगी। वह ढाक की धुन पर पैरों और सिर से ताल देती भी नजर आई। इसके बाद ममता ने तालियां बजाई और मुस्कुराती हुई चली गई। बढ़ेंगे आगे। बड़ा हादसा टला है, अजमेर से ये खबर मिल रही है। एलिवेटेड रोड निर्माण में के दौरान बड़ा हादसा टला है। पिलर पर लैंडर लगाते समय यह हादसा हुआ। सही तरीके से लैंडर नहीं लगा तो गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खाईलैंड बाजार में ये घटनाक्रम सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि एलिवेटेड रोड जो है वो सिटी के लिए लाइफलाइन रहेगी और स्मार्ट सिटी की ओर दौड़ते इस शहर को एक नई प्राण देगी। लेकिन एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान आज जो घटना सामने आई वो एक बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। वो तो गनीमत रही कि ऐसा हुआ नहीं। जो पिलर होते हैं उस पर लैंडर लगाया जा रहा था, लेकिन लैंडर सही तरीके से नहीं लगा और इस वजह से यह हादसा सामने आया। गनीमत सिर्फ ये रही, अच्छी बात सिर्फ ये रही कि किसी को भी जो लोग वहां मौजूद थे चोटें नहीं आई हैं, कोई भी इसका शिकार नहीं बना। हालांकि स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। खाईलैंड बाजार में ये घटनाक्रम सामने आया है। तो बड़ा हादसा टला है एलिवेटेड रोड निर्माण में। ये बड़ा हादसा, देखिए फेज वाइज एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है और इसी में से एक फेज में खाईलैंड बाजार में ये निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस फेज के निर्माण कार्य के दौरान पिलर पर लैंडर लगते समय जो कि सही तरीके से नहीं लगा, हादसा पेश आया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, क्या जानकारी है? अभिजीत सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी, क्या जानकारी है? देखिए, अब से करीब आधे घंटे पहले का घटनाक्रम है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। एक भुजा बनकर तैयार हो गई जिस पर यातायात शुरू हो गया है। दूसरी भुजा जो है जो गांधी भवन से सोनी जी की नसिया की तरफ जा रही है, यहाँ पर पृथ्वीराज मार्ग पर जो पिलर्स लगे हुए थे उन पर गार्डर लगाने का काम चल रहा था और उसी दौरान जो है नगर निगम के सामने गार्डर जो है लगाने के दौरान जो ये हादसा हुआ है। जो गार्डर है वो सही ढंग से लगा नहीं था, डिसबैलेंस हो गया था। इससे चलते जो है उसके नीचे गिरने की संभावना बन रही थी। वो काफी उल्टा हो गया था, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि जिस समय ये गार्डर लगाने का काम चल रहा था उस रोड पर ट्रैफिक को रोका हुआ था। इस लिहाज से किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक लापरवाही जो है वो निकल के सामने आई है, जहां पर जो है जल्दबाजी में इस एलिवेटेड रोड की, क्योंकि अब लगातार जो है दबाव राजनेताओं की ओर से भी और जनता की ओर से भी बन रहा है, क्योंकि 3 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, अभी तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस लिहाज से काम को जल्दी निपटाने के चक्कर में तेजी से इस काम को किया जा रहा है। उस चक्कर में ये पूरी गफलत हुई है। हालांकि कोई बड़ा हादसा इसमें नहीं हुआ, जनहानि किसी तरह की नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है। लेकिन इसके चलते जो है वहां पर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया है। संबंधित ठेकेदार को भी अब मौके पर बुलाया गया है। जैसा आप बता रहे हैं उससे मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि हड़बड़ी का काम शैतान का। अभिजीत, जल्दबाजी का है ही पूरा मसला है, क्योंकि लगातार अब जो है 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया है एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य को जारी होते हुए, जबकि एक भुजा शुरू हो चुकी है, दूसरी भुजा को भी शुरू करना है। जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है पृथ्वीराज मार्ग पर, शहर का व्यस्तम मार्केट खाईलैंड बाजार भी वहीं पर रहता है। व्यापारी कई मर्तबा कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन दे चुके हैं कि धीमी रफ्तार के कारण जो है उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नीचे से जो है ट्रैफिक को कोई डाइवर्ट किया जाता है। इस लिहाज से काम को जल्दबाजी से करने चलते हुए पूरा घटनाक्रम सामने आया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे आग लग गई। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल पर कपड़े की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची। कॉम्प्लेक्स में स्थित आरओ कंपनी के दफ्तर से शुरू हुई आग चौथी मंजिल तक पहुंच गई। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। कई कोचिंग सेंटर्स हैं जिससे हादसे के वक्त छात्र भी वहां मौजूद थे। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पार्किंग स्टैंड पर तैनात कर्मचारियों ने सूचना दी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम को भेजा गया। एहतियातन एसडीआरएफ को भी बुलाया गया।
मथुरा के वृंदावन गार्डन होटल में गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे भीषण आग लगी। होटल के ऊपरी माले पर लगी आग से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। मथुरा के रामकृष्ण मिशन अस्पताल के पास बसेरा ग्रुप का वृंदावन गार्डन होटल है। होटल की ऊपरी मंजिल में गुरुवार सुबह धुआं दिखा। देखते ही देखते आग पूरे फ्लोर पर फैल गई। आग देख होटल स्टाफ और होटल में मौजूद लोग बाहर की ओर दौड़े। बाकी लोग बाहर आ गए, लेकिन होटल के 4 कर्मचारी फंस गए। आग की चपेट में आए इन कर्मचारियों को जब तक बाहर निकाला जाता 2 की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। एक को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया आगरा। मोरबी हादसे के बाद से आज भी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के मुताबिक उन्हें आदेश मिला है, जब तक लापता बरामद नहीं होते तब तक अभियान चालू रखना है। सभी एजेंसियां एक दूसरे की मदद करते हुए काम कर रही है। अगर कहीं कोई फंसा हुआ होगा तो उसे निकालने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद। आज भी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। हमको आदेश मिला है कि सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखना है जब तक डेड बॉडी जो मिसिंग चल रही है वो नहीं मिला था तब तक। सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ है, तो वो सब एक दूसरे को फिल कर रहे हैं। सब एक दूसरे की सपोर्ट लेके आगे काम कर रहे हैं और होपफुली अगर डेड बॉडी होगी और कहीं अगर ऐसा है कि जो फंस रखी है निकलने का चांसेस हैं तो वो हम कोशिश करेंगे निकालने की। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। हर कोई दंग रह गया जब एक महिला यात्री उसकी ही गलती से हादसे का शिकार होते होते बच गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। एक महिला यात्री चलती ट्रेन से कूदते दिख रही है, लेकिन कूदते वक्त ट्रेन के गेट से वह ट्रेन के नीचे की ओर जाने लगती है। इतने में मौके पर मौजूद जीआरपी के जवान की समय रहते नजर पड़ती है। अपनी जान पर खेल महिला यात्री को वो बाहर खींच लेता है। गनीमत रही, महिला यात्री को और उसको बचाने वाले किसी को भी चोट नहीं आई। गुलमर्ग में पर्यटन स्थल कोंगडोरी में हैदराबाद के 3 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। ये लोग रास्ता भटक गए थे। तीनों पर्यटक गुलमर्ग से पैदल ही कोंगडोरी और उसके आसपास के स्थानों पर सैर करने गए। ये तीनों पर्यटक रात के अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। इन्होंने बताया उन्होंने गुलमर्ग थाने के एसएचओ को फोन नंबर इंटरनेट पर खंगाला, जिसके बाद पुलिस की रेस्क्यू टीम पैदल कोंगडोरी पहुंची। समय पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने इन्हें बचाया। इन पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। टूरिस्ट है हम लोग, तो यहाँ पर रास्ता घूम गए थे, भटक गए थे, कोई भी गाइड नहीं था हमारे साथ। ओके। तो बस चल के पैदल आ रहे थे ऊपर। ठीक सर। और रास्ता भटक गए थे, रात हो गई थी बहुत। ठीक। तो मैंने गुलमर्ग पर रेस्क्यू टीम को फोन किया था। एसएचओ से बात हुई थी। आपको एसएचओ का नंबर कैसे पता लगा कि पुलिस के साथ आपको कांटेक्ट कर पाए? सर हम लोग डायरेक्ट गूगल से कांटेक्ट नंबर लेके फोन कर दिया था मैंने। ओके। तो उधर से नजीर अहमद सर और अब्दुल रहमान बोला था नजदीक में कोई रेस्टोरेंट भी है। ओके। तो अंदर जाके थोड़ा शेल्टर लेने के लिए कहा था। ओके। और रेस्टोरेंट वालों ने आपके साथ कुछ कॉपरेट किया सर? सर बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की हमारी। ओके। जब तक वो आए यहीं बैठे थे वो लोग। क्लोजिंग टाइम के बाद भी हमारे लिए चाय सब ठीक है। पर अगर ये पुलिस नहीं आती तो पता नहीं कहाँ पाकिस्तान कहाँ चले जाते हम। बाबा वेंगा के नाम से मशहूर ज्योतिषी के जैविक युद्ध की भविष्यवाणी सुर्खियों में आ गई। दावा किया गया कि अपनी भविष्यवाणी में बाबा वेंगा ने 2023 में जैविक युद्ध से तबाही की बात कही थी। बाबा वेंगा ने 2022 के लिए 6 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 सच साबित हो चुकी है। नाइन 11 की सटीक भविष्यवाणी। सुनामी की सटीक भविष्यवाणी। ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी। पुतिन के विश्व विजेता बनने की भविष्यवाणी। और अब बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल की भविष्यवाणी।
धरती पर चल रही जंग का अंत क्या होगा, कितना भयानक होगा और इसका भविष्य में क्या असर होगा, इसका फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को शायद सब पता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के बीच बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया जा रहा है। बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी के मुताबिक 2023 में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला है। एक बड़ा देश छोटे देश पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। यानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो बिना किसी बारूदी धमाके के दुनिया में तबाही की तैयारी चल रही है, क्योंकि जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने साल 2022 के लिए 6 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ये भविष्यवाणियां एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के चलते भारी नुकसान से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने अमेरिका पर 9/11 के हमले को लेकर सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई थी। यही नहीं, थाईलैंड में सुनामी को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी साल 2004 में सच साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, जो सालों बाद सच साबित हुई। सोवियत यूनियन के टूटने के सालों पहले बाबा वेंगा ने बता दिया था कि आगे चलकर सोवियत यूनियन का विघटन हो जाएगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने बताया था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल के होंगे। उनकी ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। बाबा वेंगा आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके अनुयायी दावा करते हैं कि आंखों में रोशनी न होने के बावजूद कुदरत ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थी जिसकी वजह से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती थी। बताया जाता है कि बाबा वेंगा की अब तक 68% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बायोलॉजिकल वॉर की भविष्यवाणी ने भी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कई बार ये दावा किया जा चुका है कि रूस या यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिना किसी बड़े धमाके के भारी तबाही मचा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।